अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत शायद एक इशू अगर चुनना हो कि अवाम के पास जाएंगे तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसको ये डिफेंड नहीं कर सकेंगे, तो वो पाकिस्तान की मईशत होगी। पहले दिन से जब से इनको हुकूमत मिली, लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ प्रिपरेशन दोनों चीज़ें आड़े आ रही हैं और ये कोई एक डायरेक्शन लेने के काबिल ही नहीं है हुकूमत। बड़े सख्त अल्फाज हैं लेकिन ये कहना पड़ेगा। पहले 8 माह इनको ये पता नहीं चला कि IMF के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर IMF के साथ बड़ी मजबूरी में घबराए हुए जाके पाँव से ज़मीन खिसक रही थी और जाके IMF से एग्रीमेंट साइन किया। तो ऐसे तरीके से साइन किया कि जो कुछ वो मांग रहे थे सारा कुछ लिख के दे दिया, वाक़तन सारा कुछ लिख के दे दिया। फिर प्रोग्राम चलना शुरू हुआ, ट्रांच रुकी, तो दोबारा जाके एग्रीमेंट किया अप्रैल के महीने में। तो उसके अंदर जो रही खई कसर रह गई थी ना पहले वाली, वो उसमें भी जाके दे दी। स्टेट बैंक का एक ऐसा लॉ वो प्रपोज करके बाक़िर रज़ा और हफीज़ शेख ने पार्लियामेंट को बाईपास करवाते हुए, वो कमेटी को बाईपास करते हुए कहा कि नहीं कर दो कर दो कर दो। किस फंसी हुई है हमारी कि उसमें पार्लियामेंट की ऑटोनॉमी भी ख़त्म हो जाए, वो पास करवाने की वहाँ से इजाज़त ले ली। और स्टेट अब वो IMF वाले कहते हैं पास करवाओ, पास करवा के हमारे पास आना, नए टैक्स लगाओ, फिर हमारे पास आना। कोई एक चीज़ भी नहीं है ऐसी जिसके ऊपर हम उनको एश्योर करवाएं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं और वो मान जाएं। और उल्टा हमने किया क्या, हमें बहुत शौक़ आया कि हमने पाकिस्तान की इकॉनमी में 5% की शरह से तरक्की करनी है, जैसे मर्ज़ी हो। डॉलर पास है या नहीं है, सऊदी अरब से मांग के कर्जा सख्त शराइत पे 3 अरब डॉलर हम रख रहे हैं और वो हमारी बंदूक यहाँ रखी होगी उनकी, इस शराइत के ऊपर कर्जा ले रहे हैं। और इंपोर्ट्स को खुला छोड़ दो, क्योंकि जितना आपका ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ता है उससे आपका GDP का हुजम बढ़ता जाता है। तो आर्टिफिशली एक आपको हाइप नज़र आती है इकॉनमी के ऊपर, गाड़ियाँ आ रही हैं, बिक रही हैं, बड़ी तरक्की हो रही है पाकिस्तान में। और उसका सज़ा हमें क्या मिली? सज़ा ये मिली कि नवंबर का जो ट्रेड डेटा है उसमें 8 अरब डॉलर की 7.85 बिलियन डॉलर्स ये हमारी दरामदात हैं। और हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है? 2.88 बिलियन डॉलर्स। तो ये जो 5 अरब डॉलर का फ़र्क है ये कौन पूरा करेगा? 1 अरब डॉलर की किस्त लेने के लिए हम पूरी दुनिया में इस वक्त रुसवा हो रहे हैं, पाकिस्तानी लोगों का गला दबा रहे हैं। जो वो हमें इक़दामात करने को कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और एक ही महीने में हम 5 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट बुक कर रहे हैं। 5 माह में मजमूई तौर पर 20.59 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। 5.1 बिलियन का 4 माह में करंट अकाउंट डेफिसिट था। अब नवंबर का नंबर ऐड होगा तो वो भी 8 अरब डॉलर के करीब चले जाएगा। तो वो कौन से समझदार और सियाने हैं जो बैठ के पाकिस्तान की पॉलिसीज़ वज़ा कर रहे हैं? 2017-18 में सबसे ज़्यादा हमें चीज़ जो पूरी पाकिस्तानी कौम को रटाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, वो ये थी कि ये नालायक, ये चोर, ये डाकू 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़ गए थे। इसलिए हम संभल नहीं पाए, बड़ी मुश्किल पेश आई। IMF के पास तो जाना ही नहीं था लेकिन मजबूरन जाना पड़ गया। अब दोबारा 18-19 अरब डॉलर की तैयारी रखें फिर हम, क्योंकि इस साल कम अज़ कम भी तजारती खसारा हुआ तो वो हमारा कोई 45 बिलियन डॉलर्स की रेंज में होगा। अगर इंपोर्ट को हम कंटेन ना कर सके तो 20 माह में हम 20 अरब डॉलर का, 5 माह में 20 अरब डॉलर कर चुके हैं, तो बाकी 7 माह के अंदर नंबर ऐड करेंगे तो 45 बिलियन डॉलर्स की कहाँ से फाइनेंस होगा? हमारी डेट की ग्रोथ लार्जेस्ट एवर है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कभी इतना ज़्यादा 3 साल के अरसे में कर्ज़ों में इजाफा नहीं हुआ जितना मौजूदा हुकूमत कर चुकी है। इन्फ्लेशन 3 साल कंटिन्यूसली डबल डिजिट में है, कहाँ से बाहर निकलेंगे? और आज स्टॉक मार्केट के अंदर उसका एक निशाना बनी इस तमाम जो क्योस है ना, ये अफरा तफरी जो है इकॉनमी के नंबर्स की, स्टॉक मार्केट एक दिन में 2135 पॉइंट गिरी है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का 4th लार्जेस्ट जो था वो क्रैश था स्टॉक का। 2 कोरोना के वक्त आए थे, एक 2017-18 में उस वक्त आया था जब एक प्राइम मिनिस्टर को सज़ा मिल रही थी, उसके बाद परहैप्स उसी दिनों में आया था। और ये चौथा ये वाला 2135 पॉइंट का 229 बेसिस पॉइंट आज ट्रेजरी बिल रेट जो है एक ही दिन में वो चढ़ गया, जिससे सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि स्टेट बैंक आइंदा आने वाले दिनों में क्या करेगा। तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते। माजरत के साथ इस हुकूमत के पास ना कोई रोड मैप है इकॉनमी के हवाले से, ना इनके पास कोई स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान को कैसे बाहर निकालना है। एक स्ट्रेटजी ज़रूर है, गवर्नर साहब ने लंदन बैठ के एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम तो सब कुछ IMF को लिख के दे हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बता रहे थे कि आपकी रिमिटेंसेस का पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा एहसान है, लेकिन हम 6 अरब डॉलर के कर्जे के लिए सारा कुछ लिख के दिया है। वो बयान आप सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ पोस्ट किया किसी ने, मेरे अलावा बाकियों ने भी, और जो मैंने भी पोस्ट किया, उसके ऊपर इनके सोशल मीडिया की ज़ुबान जो रियासत मदीना का सबक देते हैं सारा दिन, वो पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि वो मोटू और शेरू की ज़ुबान वही रहती है, चाहे वो जिस जमात में भी हो, वो मोटू ही रहता है। चाहे उसको खाल किसी शेर की भी पहना दे, वो मोटू ही मोटू रहता है। तो थोड़ा बहुत इखलाकियात का
जो दामन है उसको छोड़े मत। आपकी इकॉनमी को आपके अमली तौर पर एक हिकमत अमली से तो दुरुस्त किया जा सकता है, गालियाँ निकाल के नहीं ठीक किया जा सकता। तो आज जो शुरा है हमारे साथ, उनके इन्हीं नंबर्स का एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ अशफाक तोला साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुश आमदीद कहता हूँ जी प्रोग्राम में। सबसे पहले सर आपसे तोला साहब स्टार्ट करता हूँ। ये जो नंबर्स हैं नवंबर के महीने के, ये वरीसम है। कोई भी एक ट्रेंड ऐसा नहीं है बताऊँ कि बड़ा अच्छा जा रहा है भाई। एक्सपोर्ट्स का नंबर ऊपर गया है तो उसमें भी लार्जली अभी डिटेल्स तो आई नहीं है, कहते हैं कि वैल्यूज़ की वजह से ऊपर गया है क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर थी। तो कौन सी चीज़ें तसल्ली दें लोगों को कि 176 पे 42 पैसे पर प्याज चला गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मलिक साहब। देखिए, ये तो कोई दो राय नहीं है, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में फरमाया कि जी के बहुत वरीसम एक इकॉनमी है और कोई हम ऐसी पेंट नहीं कर सकते इस चीज़ को कि जो कोई हरी हरी इकॉनमी है। देखिए, इस इकॉनमी की हमारे यहाँ देखिए कमोडिटी प्राइस, इसमें भी कोई शक नहीं है कि कमोडिटी प्राइस एक फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में इस साल के काफ़ी बड़े हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि दुनिया में महंगाई आई है, इसमें भी कोई शक नहीं है हमारे पड़ोस में भी महंगाई आई है। मगर हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला जो आया उस महंगाई के तूफ़ान के साथ, जिसको हमें एक शॉक लेना था, वो हमारी डीवैल्यूएशन थी। 17 मई को आपकी जो डॉलर पैरिटी थी 152 रुपये 60 पैसे थी। 1 जुलाई को वो आपकी 157 या 158 रुपये थी। आज आप जैसे बता रहे हैं कि 176 रुपये 42 पैसे। तो अगर मैं इसकी डीवैल्यूएशन लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 15% डीवैल्यूएशन आप मई से कर चुके हैं। अगर उसको मैं ट्रांसलेट करूं, बिकॉज कि आपकी तमाम चीज़ें मोस्टली इम्पोर्टेड हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो महंगाई का तनासुब है पूरी दुनिया से ज़्यादा है। मुझे कोई कंपेयर करेगा कि जी के अर्जेंटीना के पीसो उसको बहुत डिवैल्यूएशन मिली है, टर्की को काफ़ी डिवैल्यूएशन हुई है, तो ये मैं इसको बाई नहीं कर सकता, क्योंकि उन सब कंट्रीज़ की इतनी बड़ी मुतवाज़ी मईशत या पैरेलल इकॉनमी नहीं है जितनी हमारी है। वो रेसिपी जो IMF आपको देना चाह रहा है, ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, वो उस वक्त तक आपको कभी भी कायल नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी इतनी बड़ी मुतवाज़ी मईशत होगी। अब तक आप कोई एक्शन प्लान ना लाएं जैसे टर्की लाया या इंडिया लाया कि उस पैरेलल इकॉनमी को किस तरीके से आप मेन स्ट्रीम इकॉनमी में कन्वर्ट करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये जस्टिफाई करता ही नहीं है IMF का प्रोग्राम आपके लिए। हमारे पास कोई डायरेक्शन है या हम इस वक्त डायरेक्शन ले से किसी राह पे है? देखिए, मुझे खुशी हुई थी जब हमारे मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब आए थे और उन्होंने ये बात बिल्कुल बबांगो दोहल कही थी और मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मैं आज मुतारिफ हूँ उनका। उन्होंने कहा कि जी आपकी रेसिपी जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना आपके लिए जहर कातिल है, आपकी जो करेंसी की पैरिटी अगर ऊपर जाएगी तो ये भी आपके लिए कहीं आपको स्टैंड नहीं करने देगी। और मैं ये समझता था कि शायद इन दो चीज़ों में अगर इनकी दस्तरस होगी और अगर ये इस तरीके से नीचे लेके आएंगे तो मेरा ख्याल है हमारी इकॉनमी फिर परवान चढ़ेगी। मगर हुआ ये है कि उनके आने के बाद मेरा ख्याल है उनके भी एक मेरा ख्याल है मजबूरी है कि IMF के एग्रीमेंट को जिस तरीके से, जैसे आपने भी कहा, नेगोशिएट किया गया था, मेरा ख्याल इट वाज लाइक अ बॉम्बशेल। वो मैं आपको क्लियर बात, अब आप जो लकड़ी की तलवार से लड़ रहे हैं और सामने न्यूक्लियर वेपन है। ना आपके फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को देख सके, और अब अगर आपने स्टेट बैंक एक्ट ले लिया तो बिल्कुल आपके हाथ सके। दूसरा, ना उनके पास इख्तियार है कि वो रुपी पैरिटी को रोक सके। आज ये हालत है कि आपकी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की ज़बान में 163-164 रुपये है, मगर आज आपका जो जो जिसके हम प्रोपगेट कर रहे हैं कि जी वो होना चाहिए हमारे पास, वही डॉलर 176 रुपये का। डॉक्टर मुसद्दिक से पूछें, डॉक्टर साहब ये हो क्या रहा है जी इकॉनमी के साथ? मैं जी एक और नज़र से इस पे तबसरा पेश करता हूँ। गरीब आदमी का नुक्ता नज़र है। गरीब आदमी की ज़िंदगी में दो चीज़ें अहम होती हैं जी। एक होती है कि उसको नौकरी मिल जाए ताकि वो अपना घर बार चला सके। दूसरी ये है कि गुर्बत ना हो, महंगाई ना हो, यानी वो अगर उसको कोई 10-20 हज़ार रुपये मिलते हों तो वो अपने बच्चों का ख्याल कर सके, माँ बाप की खिदमत कर सके। ये गरीब आदमी का मुकदमा है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं इकॉनमी में, तो नौकरी कैसे मिलती है जी?
नौकरी मिलने के दो तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार है जी कि अगर मईशत बढ़ेगी, जिसको हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, तो लोगों को नौकरी मिलेगी, ये पहला तरीक़ाकार है। और अगर डेवलपमेंट होगी और वो भी ज़रा लेबर इंटेंसिव होगी, सड़कें बनानी या पावर प्लांट लगाने, तो उधर भी नौकरियां लोगों को मिलेंगी। तो डेवलपमेंट कितनी आप करते हैं और जीडीपी आपकी कितनी ग्रो करती है, इंटर रिलेटेड चीज़ें, इनसे नौकरी मिलती है। 5.8% या 6% या 6% के ऊपर इकॉनमी चल रही थी, ये आए इन्होंने पहले साल में कोविड से पहले 1.9% पे ले आए उसे। पहले मिस रिपोर्ट की, फिर वो दोबारा से उसको रीस्टेट किया और कहा कि 1.9% है। दूसरे साल में भी 1.9% थी कोविड से पहले, फिर कोविड आया तो मनफी में चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 6% से गिरा के 1.9% पे लाए किस तरह से, जिससे आपको अंदाज़ा होगा। तोला साहब जो IMF की आप भी और ये भी बात कर रहे थे, वो था जी टूल इंटरेस्ट रेट का। ये इंटरेस्ट रेट को लेके के 11% के ऊपर जो 13.5% पे, यानी उसके नतीजे में हुआ ये कि इकॉनमी बैठ गई। इकॉनमी बैठी तो इंपोर्ट बैठ गई, इंपोर्ट बैठी तो इन्होंने क्रेडिट ले लिया कि हमने एक्सटर्नल सेक्टर को फिक्स कर लिया। एक्सपोर्ट तो उतनी थी, एक्सपोर्ट तो पहले साल कम हुई, दूसरे साल तकरीबन उतनी रही, तीसरे साल में कुछ बढ़त आई उसके अंदर। अब आप मुझे बताइए कि एक तरफ तो अपना शौकत तरीन साहब हैं जिनका ये जिक्र कर रहे हैं और मैं भी उनका मोतरफ हूँ। एक तरफ तो शौकत तरीन साहब बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि गरीब को नौकरी दो और इकॉनमी को बढ़ाओ। दूसरी तरफ हमारे पास वाइसरॉय बैठे हुए हैं स्टेट बैंक में, जिन्होंने इंटरेस्ट रेट को ऑलरेडी बढ़ा दिया है और काइबोर जो है वो 11% पे चला गया। यानी अगर बैंक ने बैंक से पैसे लेने हो तो 11% पे वो लेता है, तो गरीब आदमी ने जब लेने हो कारोबार करने के लिए उसको 16, 18, 22% डिपेंडिंग अपॉन उसका रिस्क उसको मिलेंगे। तो अब स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि इकॉनमी को घटाओ, शौकत साहब की पॉलिसी है कि इकॉनमी को बढ़ाओ। तो बात किसकी सुने? इकॉनमी जो है वो टेल स्पिन में आ गई है। एक तरफ से खींच रही है IMF उसको, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ना पार्लिमान को जवाब दे है, ना अवाम को जवाब दे है, ना सरकार को, इमरान खान साहब को जवाब दे है जो नया बिल ये लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब जो अहम चीज़ होती है गरीब आदमी के लिए, जैसे मैंने कहा, महंगाई है। अब महंगाई में क्या हुआ सर? पहले साल आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, 92% रूरल फूड इन्फ्लेशन, यानी सिर्फ खाने पीने की अशिया उन जगहों पे जहाँ पे खाना पीना पैदा होता है, 92% पहले साल में। ये अभी जो मौजूदा साल है, यानी पुरानी बातें आप छोड़ दें, तो इस वक्त 11.5% के करीब जो है इन्फ्लेशन है। जो सेंसिटिव चीज़ें हैं, यानी जो कि जिनके बगैर गरीब आदमी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, उसकी इन्फ्लेशन 18 से 18.5% है। और अगर आप ये बिजली के बिल और सर्विसेज निकाल दें, यानी आप बिजली का बिल देते हैं, बच्चों की स्कूल की ट्यूशन देते हैं, ये चीज़ें निकाल दें, या अस्पताल में और दवाइयों की कीमत 500% सब निकाल दें, तो 28% जो है वो आपकी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें इजाफा हुआ है। बताएं सर, अगर 60% घी में इजाफा हो जाए एक साल, 3 साल का नहीं मैं कह रहा, ये परेशान कुन नंबर है सर। कोई एक डायरेक्शन ऐसी नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए कि ये सही राह पे हम चल पड़े। ऑन लाइटर नोट इट्स 3-1 नाउ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं, लेट्स बी सीरियस। थोड़ा सा ना आप यकीन दिला दीजिएगा, नहीं तो वापसी में नैब का ही पुराना खड़ा होगा। मलिक साहब, थोड़ा सा ना आप हमारी पॉलिसी, और मैं जो नंबर्स दूंगा ना वो तोला साहब इसको करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। जब इनिशियली हमने टेक ऑफ किया था ना पहले साल में, तो द फर्स्ट ईयर 2018 का जो क्लोजिंग थी, उस वक्त जो हमारा डेट डेफिसिट था वो $19 बिलियन का पहले साल का था। दूसरे साल हमने $13 अरब पे क्लोज किया, तीसरे साल वो $7.6 बिलियन। 2021 पे जो हमारा टोटल इस वक्त डेफिसिट आ रहा था $1.9 बिलियन का था। इकॉनमी फुल अपने ट्रैक पे जा रही थी। जब हम गवर्नमेंट में आए थे तो हम अपने CV में शायद ये लिखना भूल गए थे कि जब कभी दुनिया में पेंडेमिक या कोविड आएगा तो उस वक्त हम क्या ट्रीट करेंगे। सो इस जून तक वी वर राइट ऑन ट्रैक, 3.9% का, एंड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक, दे एक्सेप्टेड हमारी ग्रोथ 3.9% थी, और वो इम्पोर्ट ओरिएंटेड कोई नहीं थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। एज ऑन आज की अगर मैं सिर्फ फिगर्स, सिर्फ नवंबर की फिगर्स में लेके आऊं, नहीं 27 बिलियन पहले साल में एक्सपोर्ट कम हुई है, दूसरे साल में उतनी रही है, और तीसरे साल में 23, 24, 27 बिलियन डॉलर। मलिक साहब, मुझे सिर्फ अपना केस बिल्ड करना है। मैं अब नवंबर इस साल पे आ जाता हूँ। इस साल भी आपने कहा ना कि हमारा जो है वो जो डेट डेफिसिट है, नेट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं सिर्फ इंपोर्ट की फिगर लाया हूँ कि जो 4 मेजर कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसिंग का फ़र्क देखें। 2020 में रॉ मटेरियल और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स आए थे वो $1.3 बिलियन के थे। इस साल नवंबर में
में $2.2 बिलियन के आए। एनर्जी के इंपोर्ट्स जिसमें कोल, ऑयल और एनर्जी कोल और क्रूड ऑयल आता है, पिछले साल $903 मिलियन के इंपोर्ट हुए थे, अब इस $2.4 बिलियन। करके आप नंबर बेचते रहे, थोड़ा सा $8 अरब को मैं 5 करके नहीं लोगों को मैं आपको बता अपना सकता। You have to be मलिक honest, साहब, tell the truth। हमने लोगों के साथ जाती की है, $5 अरब का ट्रेड डेफिसिट है, जस्टिफाई। नहीं, you have to plead my case, sir। आप अपना केस बताइए, लेकिन आप नंबर वैक्सीन बताइए जो दुरुस्त नंबर है। आखिर में आ रहा हूं। वैक्सीन पिछले साल $24 मिलियन की मंगवाई, इस साल $621 मिलियन की इंपोर्ट होगी। टोटल इंपोर्ट का बिल इस साल हमारा जो हो चुका है इस महीने का, वो है $7.8 बिलियन इस नवंबर का। पिछले साल में $4.3 बिलियन, यानी कि $3.4 अरब की एक्स्ट्रा इंपोर्ट, विच इज ऑलमोस्ट 80% हायर। व्हाई? बिकॉज ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनकी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ी। अब आपने मुझे कहा कि आपकी एक्सपोर्ट है 2.9 बिलियन, यू फॉरगॉट टू मेंशन द रेमिटेंसेस पार्ट एंड द आईटी का जो हमारा है वो तकरीबन $2.6 अरब है। तो टोटल हमारा डेफिसिट $2.5 अरब का है, $5 अरब का नहीं है। पाकिस्तान में 1947 के बाद से हर साल ही आपने $5 अरब का आपकी रेमिटेंसेस कोई नई चीज नहीं आनी शुरू, जो पहले नहीं थे आनी सर। $5 अरब का डेफिसिट नहीं है, $2.5 अरब का डेफिसिट है टोटल इस साल नवंबर। $5 अरब का है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट ऑनेस्टली बताइए टोटल, वो बाद में कैलकुलेट करेंगे बाकी चीजें। $2.5 बिलियन, $5.1 बिलियन का आपका 4 डेफिसिट होगा। प्लीज मलिक साहब, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे और 2.5 को 12 से ज़रब देके बताएं। अच्छा मलिक साहब, आपको इंडिया का ट्रेड डेफिसिट पता है? $27.3 अरब, और पिछले साल कितना था? $10 अरब का नवंबर का। सर अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट, मलिक साहब देखें ना, आपको एक केस बनाना पड़ेगा कि हमारा टोटल डेफिसिट $2.5 अरब। आप वो बताएं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है, वो ना बताएं कि अमेरिका में कितना डेफिसिट का वजह क्या होगी। मैंने आपको कहा कि इंपोर्ट्स के बढ़ गए, लेकिन एक अच्छी चीज खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से तेल की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं। $84 से तेल की कीमत तो बढ़ाई, सर अभी 3 दिन आपको कहा ओगरा ने घटा दें, दुनिया में घट गई, आपने कहा उतनी रखेंगे। मलिक साहब 3 दिन पहले कम हुआ है, आज $68 पे आए। कोल की कॉस्ट $110 पे से ऊपर घूम रही है। कोल की प्राइसेस अब नीचे आना शुरू हो गई, $110 पे आ गया। फ्रेट कॉस्ट नीचे आ गई, थिंग्स आर इंप्रूविंग। आप थोड़ा सा रूम एंड स्पेस तो दीजिए, अल्लाह करेगा 2 साल में ठीक हो जाएगा। मलिक साहब 2008 का और 2018 का जो क्रंच आया था, हमारी इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर सकी थी, हमारे रिजर्व्स वेंट डाउन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजर्व्स भी हैं और इतना प्रेशर हम अपना अब्सॉर्ब कर रहे हैं इकोनॉमी में। आपके पास सारा कुछ है, रुपया गिरता जा रहा है, सिर्फ आज के दिन भी 94 पैसे गिरे। डिमांड इंपोर्ट इतना ज्यादा होगी तो सारा कुछ तो सही है, डिमांड है। नंबर्स हम गलत बता रहे हैं, रुपया गलत गिरता जा रहा है। फ्यूचर एंड लोड से हुआ है 94 पैसे एक दिन के अंदर, 94 पैसे। अफगानिस्तान की ब्रेक लेने, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन खान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो नंबर्स हैं ट्रेड के, रुपए की जो सूरत हाल है, स्टॉक मार्केट का क्रैश, ट्रेजरी बिल्स के रेट, आपको क्या नजर आता है, किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए, ये स्टॉक मार्केट का इस तरीके का जो क्रैश है आज हुआ है, ये सब इस बात की अक्कासी है कि हम बहुत स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी से गुजर रहे हैं। कुछ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो एक्सचेंज रेट के हवाले से है, यानी कि IMF के प्रोग्राम के हवाले से है। कुछ अनसर्टेनिटी जो है वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से है कि पता नहीं आगे बढ़ेगा, क्या होगा, कितना बढ़ेगा। और तीसरा मुल्क में एक सियासी है। अब अगर आप खुद सोचें कि आपको टीवी के खबरनामे से ये पता चले या न्यूज़पेपर से कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग कॉल कर ली है इस्लामाबाद में, जिसपे तीनों सूबों के गवर्नर आ रहे हैं और वज़ीर आला आ रहे हैं, वजीरों को मुल्क से बाहर जाने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, कोई मीटिंग हो रही है, तो नेचुरली एवरीबॉडी विल बी थिंकिंग कि जी पता नहीं क्या होने वाला है इस मुल्क में, जो इतने बड़े पैमाने पे मीटिंग हो रही है। तो ये सारी चीजें अनसर्टेनिटी की तरफ ले जाती हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि होने क्या जा रहा है। तो जिसकी वजह से आज इस स्टॉक मार्केट में जो ब्लड बात हुआ है, ये उसकी वजह से है। डॉक्टर साहब, जो ट्रेड के नंबर्स हैं, $5 अरब का खसारा एक महीने में, वो आपको क्या लगता है, वो परेशान को नहीं? नदीम साहब, मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं, ये 23rd IMF प्रोग्राम में लेकर जाने की पाकिस्तान की तैयारी हो रही है। आप 2018 में भी देखे ना, ये ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट किया गया था ना, इस पर नंबर भी क्रिएट किया जा रहा है। क्या मैं 3 साल से चीख कर नहीं कह रहा हूं कि जी अग्रेसिव and yet selective import compression policy आप करें? अब इधर उधर से खबरें आ रही हैं कि कुछ हो रहा है, कुछ किया जा रहा है,
कोई ड्यूटी लगाई जा रही है, फला किया जा रहा है। जब पुलों के नीचे से पानी बह गया तो अब आप ये काम कर रहे हो। ये 3 साल से जब मैं चीखता रहा तो किसी को के कान में जू तक नहीं रेंगी कि यार इसकी बात भी तो सुनो, ये हम किधर लेके जा रहे हैं मुल्क को। अशफाक साहब, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट कितना लगता है इस साल 30 जून तक कितना करंट अकाउंट डेफिसिट होगा? बहुत खराब सूरत हाल हो गई। मेरा अपना ख्याल है कि ये कोई 14 साढ़े 14 अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 13-14-15 बिलियन के करीब डॉलर हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अप्रैल 2022 से अब यानी कि अगले साल अप्रैल में से IMF के साथ अगले प्रोग्राम के लिए नेगोशिएशन शुरू होगी। तो उस वक्त तक इतने हालात खराब कर दिए जाएंगे कि उसके फिर कहा जाएगा कि जी देखें अब तो कोई चारा नहीं है, हमें तो जाना ही पड़ेगा IMF को अपनी तरफ में। ये क्रिएट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान, आप हमारे साथ रहे। आपसे अशफाक तोला साहब, ये जो इनका एस्टीमेट है, पहले तो आपसे एस्टीमेट लूंगा, आपके ख्याल में करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा? सर मैं आपको आज 30 जून आप मीडिया पे क्लिप आर्काइव में मिल जाएगी। आई हैव टोल्ड अगस्त के फर्स्ट वीक में, अभी हमारे जो तर्जमान हैं, आप बता दें नंबर कितना होगा 30 जून 2022? 16 बिलियन का मैंने कहा था। अब मुझे लग रहा है टेपर ऑफ होके 13 बिलियन से कम नहीं जाता। और ये मुझे जब कहा गया था कि जी 8 बिलियन जब स्टेट बैंक कहती है मुजम्मिल साहब ने, और मेरे हिसाब से 5 बिलियन उन्होंने कहा, मैंने कहा ये नहीं हो सकता। आपके ख्याल में 13-14 अरब डॉलर है? मिनिमम 13 और ज्यादा से ज्यादा 16 13 से 16 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। और उसमें एक बात और याद, डॉक्टर अशफाक कह रहे हैं कि IMF के दूसरे प्रोग्राम में अप्रैल से बात करनी पड़ेगी इसी करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आर्टिकल 4 या 5 जिसको कहते हैं वो ट्रिगर करने की बात कर रहे हैं। देखिए आपके ख्याल में फिर दोबारा जाना पड़ेगा? सर आप क्या करेंगे? देखिए अगर आपकी हिम्मत की कीमत है, आप मतलब आप कह रहे हैं हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, हम कह रहे हैं कि क्या करेंगे? नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन। आप इंशाल्लाह मंडे को मेरा एक आर्टिकल आएगा, आप पढ़िएगा। ऑप्शन आर देयर बट यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। डॉक्टर मालिक साहब, ये कोई अच्छे नंबर्स नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आज की रियलिटी को सामने रखते हुए कुछ चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए। माजी को पीटते रहने से हल तो नहीं मिलेगा। 13 से 16 अरब डॉलर का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा हो, दो डॉक्टर साहिबान हमारे दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, IMF के प्रोग्राम की भी नवीद सुना रहे हैं। मैं तो जी मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा होगा, मगर देखिए अल्लाह करम करे क्या बनता है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये जो हम गलत नैरेटिव मुल्क में फैला रहे हैं, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि एक प्रॉब्लम है, उसका सलूशन नहीं आ सकता। हम लोगों को ये कहते रहे कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आई है, कमोडिटी प्राइस में बढ़ने से हुई है, तो फिर अगर 200 ममालिक हैं तो पाकिस्तान को 100 नंबर पे होना चाहिए था कि जी पूरे 200 जहाँ पे महंगाई आई है पाकिस्तान 100वें नंबर पे है। 200 में से पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। यानी पाकिस्तान में जो महंगाई आई है ना वो भारत में आई है, ना श्रीलंका में आई है, ना भूटान में आई है, ना बांग्लादेश में आई है, ना दुनिया के किसी और मुल्क में आई है। अर्जेंटीना में आई है, तुर्की में आई है और फिर पाकिस्तान में डिवैल्यूएशन, राइट। अब महंगाई भी और डिवैल्यूएशन दोनों में हम तीसरे चौथे। लेकिन आज की तारीख में एक अफगानी के 2 रुपए मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान की करेंसी जो है वो 1 रुपया, एक अफ़गानी जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन 2 रुपए के बराबर हो गया आज। आप मुझे बताइए, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। हमें घी की कीमत में आपको पहले बताने लगा था कि 1 साल में, 3 साल में नहीं, 1 साल में तकरीबन 60%, 58% घी की कीमत बढ़ा दी। 20% से ज़्यादा 1 साल में, 3 साल में नहीं, हर साल बढ़ रही है। गोश्त की कीमत 20% बढ़ा दी है। 1 साल में आटे की कीमत 20% बढ़ा दी। साहब मैं एक आखिरी बात कर दूं अगर आपकी इजाज़त, भपी साहब अगर इजाज़त। बात यह सर कि ये इकॉनमी जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में पुल कर रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले दी कि तरीन साहब क्या चाहते हैं और वाइस रॉय साहब का क्या चाहते हैं। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं सर। अब इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ा दिया ना सर, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इसका नतीजा ये कि GDP स्लो डाउन होगी। ये तो फैसला हुकूमत ने किया ना, ये पॉलिसी मैटर है कि नौकरियां लोगों को नहीं मिलेंगी। ये अब एक्सीडेंट नहीं है। 1 साल के बाद कोई शख्स ना कहे कि एक्सीडेंटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। हुकूमत ने फैसला किया है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, GDP को स्लो करेंगे, लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसके साथ साथ हमें कहा गया कि रियल एस्टेट बूम है, रियल एस्टेट चलती है तो सब चलता है, पूरा मुल्क में रेवोल्यूशन आ जाएगा।
आज रियल एस्टेट के ऊपर पहले उनको बोला रजिस्टर हो, फिर आज वो कीमतें जो बेस प्राइसेस जिसके ऊपर टैक्स लेते हैं सही डायरेक्शन में, यानी बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि काला धन लगा के इन्होंने मिस्टेक की थी। हाँ एग्जैक्टली सर, माय पॉइंट। तो काला धन की इजाजत क्यों दी थी सर? कौन सी पॉलिसी ठीक है, आज वाली ठीक है या काले धन वाली ठीक है? रियल एस्टेट को सर गाड़ियां सर गाड़ियों की 2.1 बिलियन की इंपोर्ट है, आज बैन करने लगे हैं। कल सारे वजीर कह रहे थे गाड़ियों की सेल देखें, मोटरसाइकिलों की सेल आज हम जहाँ देखें। खड़े हैं आपको एक रास्ता तय करना है, आपने मिनी बजट पेश करना है, वेरी सून कौमी असम्बली में आना है। कुछ ऐसी राह अपनाइए कि कुछ 4-6 महीने साल के अंदर हम कहीं पाँव पे खड़ा हो जाएं। हम यूं घूम रहे हैं दायरों के अंदर। जब मैंने अभी पहले अपने इंटरव्यू में कहा था, तो उस वक्त जब पिछले साल $1.9 अरब का हमारा उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट आया था, तो उस वक्त यकीनन मलिक साहब ने शायद वो फिगर कभी भी नोट नहीं की होगी। आयतुल्ला साहब ने $13 अरब की बेस्ड ऑन सम नंबर्स, आई एम श्योर ही मस्ट हैव कैलकुलेटेड, कोई नंबर्स कैलकुलेट किए। लेकिन अगर तेल की कीमत $68 पे आ गई, विच आई एम श्योर कि 84 से 68 पे जब आए, और अगर ये 65 पे ही सेटल डाउन हो जाता है, सो 13 का नंबर भी गलत हो जाएगा, जैसे 16 का नंबर था। हमारी प्रोडिक्शन ये, हम इन बिटवीन 7 and 8.5 बिलियन डॉलर पे साल क्लोज करेंगे, प्रोवाइडेड के साथ। आपका नंबर 30 का जो नंबर है ना, वही आ गया है। $7.5-8 अरब का अकाउंट डेफिसिट हो चुका है। It's already done। आपको शायद ये पता नहीं कि आगे हमारा सरप्लस का चांस भी, अगर पैसे कहां से निकल सर, हमने कहां से जून क्लोज नहीं किया सर, आपको $900 मिलियन का जून क्लोज है, आपने देखा नहीं? अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि खुदा ताला हुन बरसाए, हुन बरसाए अल्लाह ताला, गूगल करे जून बरसाए अल्लाह ताला, कुछ हालात बेहतर हो जाए। 2021 की फिगर उठा ले, 900 बिलियन सरप्लस भी आया सर एक महीने के लिए। 14 अगस्त 1947 का नंबर भी पढ़ूंगा, लेकिन आज की रियलिटी इकोनॉमी आज है सर। मैं आपको कह रहा हूं, आप गूगल करें, जून 2021 $900 मिलियन सरप्लस मैं पढ़ूंगा। अब ये मुझे बताएं कि हमने आगे बढ़ना कैसे है। आपने मिनी बजट पेश करना है, क्या करेंगे उसके अंदर? बजट की अभी बात नहीं हो रही, अभी लेट्स सी की चीजें क्या आती हैं, कर लेना, हमें अभी बजट पेश करना है। अगर दुनिया में चीजें, ये जो सप्लाई के ऊपर जो प्रेशर बिल्ट हुआ है चीजों के ऊपर, आपने मिनी बजट पेश करना। देखिए अभी चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेट्स सी वो कहां पे जाती हैं। सेल्स टैक्स के हवाले से चीजें डिस्कस जरूर हो रही हैं कि जी एक प्रेशर जरूर है हम पे ऊपर कि उसके ऊपर चीजों को विड्रॉ करना है, पर लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर रिफ्रेन करते हैं या सस्टेन कर जाते हैं। 17 दिसंबर से पहले कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल पेश होना है, फिर 12 जनवरी में बोर्ड में प्रोग्राम में जाना है। अदरवाइज ये प्रोग्राम 12 जनवरी को नहीं जाएगा बोर्ड पे। हमें भी पता है कहां पे हमें आवाम का प्रेशर आना है। अदरवाइज हम जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ा रहे थे पिछली दफा, हमें उन्होंने कहा तेल की 4 में फिर बढ़ाए, प्राइम मिनिस्टर का नहीं, बस देयर इज नहीं, तो यू हैव ऑलरेडी टैप्ड दैट पोटेंशियल। कीमत गिरी थी, आपने कम नहीं किया, आपने स्टेबलाइज रखी। मलिक साहब सच बताएं लोगों को, लोग मान जाएंगे कि दुनिया में महंगाई आ चुकी है। यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आप तीसरे नंबर पे दिस इज, डू यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। सर एक क्या बताइए, फिर आप तीसरे नंबर पे क्यों है महंगाई में? आप 100वें नंबर पे क्यों नहीं? एवरेज तो दुनिया की 200 कितनी इकोनॉमीज हैं जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन से अटैच हुई है? कितनी इकोनॉमी? आप 3 हैं, आपकी सारी की सारी इकोनॉमी इंपोर्टेड है सर। आपकी दालें तो इंपोर्टेड होती हैं, आपका तेल और घी भी इंपोर्टेड है। नंबर पे है या नहीं? अच्छा फॉरगेट द पॉइंट सर मलिक साहब, पॉइंट इज वेल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन तीसरा सबसे ज्यादा महंगाई वाला मुल्क है। तो तोला साहब, हमने टैक्स के मैटर्स कुछ मिनी बजट के अंदर लाने हैं, जिसमें 350 अरब की सेल्स टैक्स एग्जम्पशन विड्रॉ होनी। 17% वो कह रहे हैं क्रॉस दी बोर्ड करो, जिसके ऊपर कम भी ड्यूटी है, 12-14 वाला भी है, उसको भी 17 पे ले जाओ। और 356 अरब आपके PDL के ऊपर लेवी है, जो पिछले में उन्होंने 4-5 रुपये एडजस्ट कर लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। लेकिन सेल्स टैक्स वाली साइड पे आ जाए, क्या हम और टैक्स इस इकॉनमी से अभी वसूल कर सकते हैं? गरीब आदमी से देखिए, सेल्स टैक्स जो मेरी नॉलेज है वो ये कहती है कि जो मोस्टली उन चीज़ों पे उठाया जा रहा है जो 6 शेड्यूल के अंदर काफ़ी एग्जाम्पशंस दी गई थी। उसमें तो कौन अगर सी चीजें वो काफ़ी लग्जोरियस आइटम्स हैं, लाइक गाड़ियों पे होगा, बाकी चीज़ों पे CBU CKD, वो इतना मैटर शायद नहीं करेगा, मगर ऑब्वियसली इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। गाड़ियों को तो महंगा करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी इंपोर्ट बिल देने की ये मैंने मलिक साहब मैं पहले कह चुका था जब ये इंपोर्ट हो रही थी, उस वक्त हम सोए हुए होते हैं। और जैसे मुसद्दिक साहब ने कहा कि 2.61 बिलियन, अब टर्फ की आप अगर मुझे कहना $5 बिलियन की पेमेंट है, मैं कहूँगा बिस्मिल्लाह आप करें। ऑन साहब बड़े जज्बाती अंदाज में कह रहे हैं आपकी एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है ना, तो ऑन साहब 70% आपकी जो है ना वो इंपोर्ट बेस्ड होती है आपकी एक्सपोर्ट, तो वहीं से रॉ मटेरियल आना है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू की बात आ रही है, तो वैल्यू की आप देख लीजिएगा, आ जाएंगे आपके सामने कि कितनी वैल्यूज हैं जो आ गई हैं। वॉल्यूम्स कितने बड़े हैं और वैल्यूज कितनी बड़ी हैं? Exactly. तो सारा वॉल्यूम तो नहीं है सर, नहीं वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो वैल्यू है सर। नहीं दोनों है ना, दोनों मेजॉरिटी वैल्यू है। देखिए ऑन साहब, मगर फिर इंपोर्ट भी वैल्यू पे आएगा ना। हाँ, लेकिन मेजॉरिटी 5 जो मेन कमोडिटीज है, मैं जो आपको बताएं सारी की सारी वैल्यू पे है, देखिए वॉल्यूम पे नहीं है। नहीं वैल्यू पे मैं आपको बताता हूँ, दैट वाज कॉजिंग इन्फ्लेशन
नोट टू ओपिनियन। मगर इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, आप छोड़ दें। कॉन्फिडेंशियली मैंने इनको मेमो दिया फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को कि यार उस वक्त जब तेल 24 मार्च 2020 को जब माइनस में चला गया था WTI, हेजिंग कर लें। हेजिंग नहीं सर, हेजिंग की जरूरत ही नहीं थी। अरब लाइट जिसको आप बेंचमार्क बनाते हैं $17 पे था। मैंने आप प्रीमियम भी अगर आप करें और सऊदीया को कहेंगे स्टोरेज, तो 1330 मेट्रिक टन की अगर आपके पास है तो पूरे साल की डिमांड आप $30 पर बैरल डेफर्ड सप्लाई भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग आपके उसके ट्रांसपोर्टेशन के। तो सर लॉन्ग टर्म हेजिंग उस वक्त अलाउ नहीं कर रहे थे वो। कौन किसने उस मना वक्त किया? जब माइनस में सर गया आपने था, बात ही नहीं की है सर माय अच्छा एक काम कर रहे हैं $7 पे लॉन्ग टर्म हेजिंग सर को अलाउ वक्त नहीं पे सर, हम एक- अप्रैल के महीने में LNG नहीं खरीदी, वक्त पे हमने नहीं, तेल सर, नहीं खरीदा। एक ऑन साहब, इस वक्त जो खरीदे वो $11 की भी available है, जी। फिर आप गए हेजिंग करवाने के लिए $40 पे, ये 20 की माइनस में जब स्टोरेज का उनकी जगह नहीं, था उस माइनस वक्त की लॉन्ग बात टर्म ही नहीं 3 थी। महीने से ऊपर की हेजिंग कोई नहीं कर सर रहा था। माइनस की बात ही नहीं थी उस वक्त, ये अरब लाइट की बात हो रही है, मैं WTI की बात नहीं कर रहा। ब्रेक करीब आ रही है जी, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। बप्पी साहब आपसे शुरू करते हैं, बताइए कि कोई खुशखबरी भी लोगों को मिलेगी, कोई रिलीफ मिलेगा, कोई अच्छी चीज़ भी आएगी साहब? सीरियसली मैं आज वैसे एक चीज़ ज़बरदस्त पढ़ी मैंने, चावल की फसल आई है। जस्ट टू लेट यू नो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इंसान को। पिछले साल हमारी जो चावल की फिगर थी वो थी 7.6 मिलियन टन मैट्रिक टन, 80 लाख मैट्रिक टन इस दफ़ा पहले पैदा हुई, और प्राइस एवरेज प्राइस 2500 रुपये माउंट। सो अपर पंजाब का किसान और ये जो हमारी बेल्ट है, सो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आर ऑन द वे। जो मईशत के इशूज़ हैं, आई पर्सनली फील, आज भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, हमने वहाँ से जो शौकत तरीन साहब जब दे रहे थे, तो फरवरी इज़ द टाइम जब इकॉनमी दोबारा टेक ऑफ करेगी ना, अल्लाह से पूरी उम्मीद है। ये जो सप्लाई शॉक एक दफ़ा दुनिया को मिला है, जिससे हम भी बहुत ज़्यादा अटैक हुए हैं, फरवरी में प्राइसेस वापस सेटल डाउन शुरू हो जाएंगी और हमारी दोबारा इकॉनमी टेक ऑफ करना इस शुरू हो साल में जाएगी। कोई टेक ऑफ नहीं है, फरवरी लिखवा लें मेरे से। नहीं, देखिए ये तो आप वैसे तो उम्मीद तो अल्लाह की ज़ात से है बड़ी। दो चीजें कहूंगा, एक तो वो कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा हाय उस दूध पशेमा का। पशेमा होना, एक तो वो है कि फरवरी आएगा तो महंगाई जाएगी। साल पूछ ले, तो गरीब आदमी साल नहीं पूछा मैंने, 23 कर रहा हूँ। लेकिन दो, मैं एक और अहम बात करना चाहता हूँ। $3 की LNG नहीं खरीदी, $30 की खरीदी, मगर किसी ने चोरी नहीं कहा। 4 कंटेनर्स अभी भी शॉर्ट है। $3 की नहीं खरीदी, पहले 18 की खरीदी, फिर 30 की खरीदी, कोई चोरी नहीं, किसी ने आवाज नहीं बुलंद की कि चोरी हुई है। ठीक है सर, 11 शिप $11 के खरीदे थे, वो भूल गए मलिक साहब। 11 शिप $11 के भी खरीदे सर, वो तो याद मैं बताता हूँ सारी बात। 10 कार्गो हैं आपके पास, 14 होने चाहिए थे इस वक्त। 43 बिलियन की चोरी हुई BISP बिस्प प्रोग्राम में, जिसका नया नाम एहसास है। पहले चोरी नहीं होती थी, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है। एक मिनट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो जब हमारे के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आती थी 3 अरब की, तो कहते थे मनी लॉन्ड्रिंग। आज कह रहे हैं टेक्निकल। कभी ऑडिटर रिपोर्ट भाई, मनी ऑडिटर लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट पे आप क्लिप इनको सुनवाएं सर, ऑडिटर जनरल रिपोर्ट पता क्या होता है? क्लिप सुनवाएं सर फ्लॉस अच्छा, यार, एक साइन नहीं है, यार, अप्रूवल है। बात तो मलिक साहब गलत इल्जाम बात लगाया तो है सर वो सर। कोविड के फंड के ऊपर भी रिपोर्ट आई क्या है। रिपोर्ट है? सिग्नेचर नहीं है, अप्रूवल नहीं है, फलानी चीज नहीं है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं इनको कह रहा हूं, या तो उस वक्त भी जब ये मनी लॉन्ड्रिंग, चोरी, इसकी बहन भी चोर है, इसकी बेटी भी चोर है, या तो उस वक्त गलत कह रहे थे, उस वक्त टेक्निकल थी ऑडिटर की रिपोर्ट, या आज भी चोरी हुई है 43। चलें तीसरी बात कर लेते हैं। इन्होंने 18 नवंबर को इनको 110 अरब रुपए मिल रहे थे 10.2% पे। इन्होंने नहीं लिए, बिड करवाई, ये जो ट्रेजरी बिल होती है, इन्होंने नहीं लिए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ाया अगले दिन इनको पता था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लगे हैं, और उसके बाद दोबारा बिड करवा के 11.5% के ऊपर 110 अरब रुपए लिए। 10% पे नहीं लिए, 11.5% पे लिए। मुझे बताएं किसने चोरी की, बैंकों को फायदा किसने दिया? ये मुझे इसकी वजाहत ले लेनी। ऐसे हुआ पहले दिन 110 अरब की बिड्स रिजेक्ट की, अगले दिन 1.5% 15 दिन बाद अगले दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, यानी 1.5% पॉइंट इजाफी देके वही बिड वो तो आपका जब मनी आपका बढ़ेगा, आपका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, बढ़ेगा नहीं, गवर्नर साहब होशोवास में थे ये फैसला करते हुए। ही इज द वन, उसको पता था कि मैंने इंटरेस्ट रेट अगले दिन बढ़ाया है, यानी 18 को बिड आई है 10.2% की, उस दिन कैंसिल करके 19 नवंबर को 18 नवंबर को बिड आई है, 18 को सेटल खोलिए, सही है, रिजेक्ट 110 की बिड्स रिजेक्ट करके बाद में हाई रेट उठाए। अगले दिन सर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और फिर दिसंबर 1 को 11.5% के लिए किसने चोरी की है? ये तो आपको बताना पड़ेगा। किसने चोरी? तोला साहब, ये पैसा कौमी खजाने का पैसा है।
ऑब्वियसली, और आपको मैं Governor बताऊं साहब इसका should be held इम्पैक्ट responsible for इसका सर और कौन ये जो बाकी साहब शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर इट। लेकिन ये तो स्टेट ये बैंक का नैब है के ना। चेयरमैन को सुनाई नहीं दे रहा ना और 1000 सर, ये आपका 1 ट्रिलियन एक साल में आप 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे जो, तो आपका 1 ट्रिलियन से आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा। बताएं फिर आप 1 ट्रिलियन सर ये फिस्कल डेफिसिट कहाँ खत्म होगा 30 जून को? सर 8.1 8.1। आप मुझे जो मेरा एस्टीमेट है, मलिक साहब अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मलिक साहब सवाल ये पैदा होता है, पहले 3 बिलियन की हॉट मनी के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी ये मैं इस पे आता हूँ, मैं इस पे तो सवाल ये 3 बिलियन डॉलर लेने के लिए हॉट मनी पॉलिसी रेट 13% पे लेके गए लोग, डॉलर लाए एक दिन में वापस ले गए। कौन लेकर आया था? जल्दी से 30 सेकंड है इसमें मैं उसके अंदर तो मैं कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, फॉर्ट मनी का ऑडिट करवाएं, उसका फॉरेंसिक मुतालबा करवाएं जी फॉरेंसिक। आप और करवाएंगे ये forensic नैब इसको audit? पकड़े जी, बप्पी 10 साहब नैब ना भी पकड़े फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे हॉट अच्छा वैसे आपस की बात है, जिस वक्त ये हॉट मनी का जिस वक्त तोला साहब रेस सर सही होगी सारी, नहीं हो जाएगी, लेकिन उस वक्त फॉरेंसिक ऑडिट यस सर नो मलिक साहब हो सकता है, लेकिन उस वक्त नीड ऑफ द आवर था शायद। नो 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 11-12 अरब डॉलर पे खड़े थे सर, 12 अरब डॉलर नैब चेयरमैन रिजर्व कितने थे तोला साहब? सर आई एम सॉरी, रिजर्व सर, कितने ये थे सर? सर फॉरेंसिक ऑडिट यस सर नो हमारे बप्पी पास साहब इंपोर्ट की सेटलमेंट के पैसे कोई नहीं थे बप्पी उस वक्त। साहब फॉरेंसिक ऑडिट यस कि सर उस वक्त हॉट मनी आप करें फॉरेंसिक ऑडिट में ओके करें, हो जाएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन उस हो जाएगा नहीं, अशफाक आपको मलिक साहब हमें ही बहुत करना शुक्रिया, पड़ेगा, आपका बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।